नमस्कार। कल राजसमंद एक्सप्रेस ने आपको कुछ चेहरों से रूबरू करवाया था। चेहरे वो जो हाल ही में जो राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के जो परिणाम आए हैं उसमें जो चयनित हुए हैं उनमें से कुछ लोगों से आपको रूबरू करवाया था। और जब कल हम उन सभी से चर्चा कर रहे थे ना, तो कुछ एक नाम 2-3 बार आपने महसूस किया होगा कि वो सुनाई दिए। और जब हमने अधिकारियों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे कि उनके पसंदीदा अधिकारी कौन है राजसमंद के इस प्रशासनिक अमले से, तब भी एक नाम बार बार आया था। तो जो पहला जो शब्द मैं कह रहा हूं कि जो बार बार आपने सुना होगा वो होता है विजयी भव। और दूसरा जो एक अधिकारियों पर आकर जहां चीज़ें ठहरती थी, जिस नाम पर ठहरी है चीज़ें कल, वो नाम होता है दिनेश रॉय सापेला, जो कि हमारे यहाँ राजसमंद में अभी जिला परिषद में एसीओ के पद पर कार्यरत है। तो ये विजयी भव क्या है और दिनेश सर का इस तमाम चीज़ों में रोल क्या है, इसके लिए हमने सोचा क्यों ना आज चलते हैं सीधा सीधा और दिनेश सर से ही मिलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस में। थैंक यू। विजयी भव किस हद तक विजयी रहा और कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा राजसमंद एक्सप्रेस को इतना बेहतरीन कवरेज करने के लिए। लगातार लॉकडाउन में भी बहुत शानदार वीडियोज़ हमारे तक पहुँचाए हैं। एक पूरी सीरीज़ जो है मैसेज के रूप में, न्यूज़ के रूप में हमारे सामने आई है, सोसाइटी के सामने आई है। और ये हास्य को लेकर भी बैंडी बात जो है आपका बड़े सक्सेसफुल रहा है, तो उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। रही बात हेमंत जी विजयी भव योजना की है, तो ये एक टीम वर्क था और इसका जो रिजल्ट मिला है वो परिवार में जैसे खुशियाँ आती है और सभी लोग सेलेक्ट हो गए हो, इस प्रकार की खुशियाँ का माहौल रहा। और मेरे लिए थोड़ा कठिन समय था। कठिन समय इसको इस रूप में कहा जा सकता है कि मैं एक पिता की तरह हूँ और मेरा एक बच्चा सफल हो गया और 2 बच्चे जो है फेल हो गए। तो मैं इस असमंजस में हूँ कि मुझे उस एक बच्चे की सफलता की खुशी मनानी चाहिए या उन 2 बच्चों की जो असफल रह गए हैं, जो मेरे अभी टारगेट में हैं, उनका जो है मैं मनोबल बढ़ाऊं, उनको वापस उस लाइन में लेकर आऊं। तो मुझे लगता है कि एक ग्रुप अच्छा है जिसने सेलेक्ट किया अपने आप को, अपने मेहनत से, अपनी लगन से, और एक ग्रुप ऐसा है जिसने कुछ खो दिया है और उनके लिए अभी 1-2 साल और लगेंगे। तो इसके लिए मुझे वापस से उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो एक टीम के साथ में, एक परिवार के साथ में मिलके हम अभी खुशी को भी एंजॉय कर रहे हैं और उसको भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो मतलब, हालांकि मैं तो ये मानता हूं कि जब इस प्रकार के प्रयास होते हैं तो कोई हारता नहीं है, बस कुछ लोग जीतने से रह जाते हैं। तो जो लोग ये जीतने से रह गए हैं, जिनका मनोबल आप बढ़ाना चाह रहे हैं, और कुछ एक लंबी फेहरिस्त ऐसी भी है जो शायद अभी इस बार प्रतिभागी नहीं थी, मगर वो आगामी कुछ सालों में कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इस प्रकार के परीक्षा दें, इस प्रकार के एग्जाम देकर इन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किसी पद पर जाएं। तो उन तमाम लोगों के लिए जो इनका अभी जो इस बार नहीं हो पाया और जो कोशिश कर रहे हैं ये अधिकारी बनने की इस दौड़ में जो शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए कोई आप कुछ टिप्स? देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि ज़िंदगी एक परीक्षा है और परीक्षाएं का दौर, चाहे अधिकारी बन जाएं, चाहे आप सामान्य व्यक्ति हो या बिजनेस करो या आपका फील्ड है, हमारा फील्ड है, हर दिन परीक्षा देनी है। लेकिन एक कम्पिटिटर के लिए जो जॉब में नहीं है, खासकर ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, अपनी खुद की जिम्मेदारी हैं, और फिर ऐसे में वो असफल हो जाता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अभी वो उस लाइन से हटें, उस माहौल से अपने आप को बाहर निकालें और फिर उस लाइन में फिर अपने आप को लाएं जहाँ पर उसके लिए जो ट्रैक उसने पहले डिसाइड किया था उस पर दौड़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। जब तक वो तैयार नहीं करेगा तब तक वो मेंटली सेट नहीं होगा, स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं कर पाएगा, प्लान नहीं कर पाएगा और पूरी मेहनत नहीं कर पाएगा। तो मेरा मैसेज तो यही है उन लोगों के लिए जो असफल हुए हैं, क्योंकि अभी मेरा टारगेट वही है जो मेरे परिवार से सफल होके चले गए, विजय भव परिवार से सफल होके चले गए, वो मेरे गेम की बाउंड्री लाइन से बाहर हो गए। अब मैंने उनको सोसाइटी के लिए सर्विस देने के लिए बाहर कर दिया कि आप जाओ, और बाहर इस रूप में किया कि वो मेरे साथ जुड़े और अपने अपने क्षेत्र में विजय भव योजना चलाएं। और टारगेट अंदर बाउंड्री लाइन में कौन हो गए? वो लोग हो गए जो असफल हो गए, बाउंड्री के बिल्कुल करीब आके वापस उनको जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है, या ऐसे लोग जो पिछले 3-4 दिनों से बड़ी संख्या में जो मुझसे जुड़ रहे हैं कि विजय भव योजना फिर पार्ट 2 आप शुरू करो, तो ऐसे लोग जो जीरो से शुरुआत करने चाह रहे हैं तो वो अभी टारगेट में हैं। उसके लिए अभी प्लान करेंगे कुछ ना कुछ। 2 भागों में आपने पूरे टीम को बांटा है। एक जो बाउंड्री के अंदर रह गए, जिनकी जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कि जिनको मनोबल के साथ वापस बैठना चाहिए, और एक वो लोग जो इस बाउंड्री को पार करके सफलता की तरफ बढ़ गए हैं। मगर यहाँ पर भी फिर भी एक कनेक्शन जरूर होता है, क्योंकि विजय भव
ये योजना थी कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, सफल कैसे हो, मगर उसके बाद की जो यात्रा है वो आप स्वयं एक लंबे समय से उस अधिकारी पद पर रहते हो, उस यात्रा को कर रहे थे, वहाँ से भी कुछ तो टिप्स ये जो सफल होकर गए इनके लिए भी निकलते हैं। देखो सबसे पहले तो बधाई है उन सभी को। मैं अगर राजसमंद के लिए काउंट करूं तो महेश जी से लेकर अक्षय वीर, दिव्यराज और जितेंद्र जी, नेहा जी, सभी रितु जी, और जो भी मैं समझता हूं कि 1000, 1100, 1200 भी रैंक पे है, 1500 भी रैंक पे है या 1800 भी रैंक पे है, कम से कम 6 लाख लोगों में से आप 2000 में सेलेक्ट तो हुए हो, तो बधाई के पात्र तो हो। आपकी मेहनत यहाँ तक तो लाई है आपको। और अगर आप ये देखें कि टॉपर कौन था, टॉपर का एनालिसिस करें तो पता चलेगा कि फर्स्ट जब अटेम्प्ट उन्होंने किया तब वो सेलेक्ट नहीं हुए या 800 और कुछ रैंक बनी। दैट मीन्स उनको भी सेकंड अटेम्प्ट तो करना पड़ा, एकदम से तो हुआ नहीं। तो इन लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं है। और ये लोग जो है जो सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए अब लाइन क्या आ गई है कि मेरे रोल में आ जाए जी। जो मैं कर रहा हूँ या मुझे उन्होंने महसूस किया या मुझे देखा, या हमारे राजसमंद के जो अधिकारी हैं जिनके वो संपर्क में हैं और जिनको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लें। और समाज उनसे अब उम्मीद करेगा जी। समाज ये चाहेगा, सोसाइटी और यंगस्टर जो हैं वो ये चाहेंगे कि वो रोल मॉडल बन के आए। केवल एक सेक्टर में काम करने से पूरा नहीं बनेगा, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा कि आप एजुकेशन में कुछ करना चाह रहे हैं, आप महिलाओं के लिए करना चाह रहे हैं। मैं आपका लास्ट वीडियो देख रहा था तो उसमें ये स्टूडेंट्स कह रहे थे, हालांकि अब मैं उन्हें अधिकारी कहूँगा, वो अधिकारी जो है बन चुके हैं, तो वो अधिकारी ये कह रहे थे कि हम शिक्षा में काम करेंगे, हम महिलाओं के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि हर सेगमेंट में काम करने की जरूरत है। एक इंद्रधनुष योजना चलाने की जरूरत है कि आप महिलाओं के लिए ब्लू कलर का कुछ कर रहे हो कॉन्सेप्ट, एजुकेशन में ये लोग कर रहे हो, वहाँ ये कर रहे हो, और पूरा 360 डिग्री जब आप करोगे तभी सोसाइटी का जो सारे जो पक्ष हैं, सारे जो पहलू हैं वो कवर हो पाएंगे। और ये जब तक आपके दिल में इच्छा नहीं है तब तक नहीं हो पाएगा। आप प्लान कर लोगे, आप पेपर वर्क कर लोगे, लेकिन आपके अंदर का जज्बा, वो ये आपका जॉब चार्ट ये कहता है कि सरकार ने आपको इतनी सारी योजनाएं बना के दी है, अगर आप 100% उनका अच्छे से सुनियोजित तरीके से कार्य रूप में परिणित भी कर दो तो आपका अचीवमेंट अच्छा है, आपकी ACR तो अच्छी हो गई, एक्सीलेंट हो गई। लेकिन 9:30 से 6 बजे की जॉब के अलावा आप क्या करते हो, ये मैटर करता है। आउट ऑफ द बॉक्स जिसको हम कहें, तो ये मैटर करता है कि आपने अपने पार्ट पे क्या काम किया। तो मैं सभी जो सफल अभ्यर्थी हैं उन सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सोचे, विजन बनाए। जिस समय वो मेंस की तैयारी कर रहे थे, जिस समय वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो कितना प्लान किया था कि इंटरव्यू में अगर ये प्रश्न किया जाए कि आप RS बन के क्या करोगे, तब उनके पास कितने ऑप्शन थे, कितना विजन था, कितना प्लानिंग वे में उन्होंने अपना आंसर तैयार किया था। बस उसी आंसर को अब वास्तव में परिणित करने का समय है जी। जो विजयी भव एक क्योंकि ये योजना अभी चल रही थी, एक उससे पहले अपना टाबर, ये भी एक आपकी योजना थी जिसमें आप बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखते थे। तो अब अपना टाबर से विजयी भव तक आते आते अब तो ये अपना अधिकारी हो गए हैं, अपना टाबर वाली योजना। तो राजसमंद के स्पेशली, क्योंकि राजसमंद, हालांकि इस विजयी भव में तो सभी जगह से लोग आए थे, मगर फिर भी मैं राजसमंद को स्पेशल केंद्र में रखकर शिक्षा से जुड़े हुए लोग आपसे किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, या उनके लिए क्या कुछ अभी और कुछ चल रहा है ऐसा कुछ? राजसमंद से मेरा विशेष जो है जुड़ाव रहा है। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भी टोड़गढ़ में हुई और आपने बड़ा अच्छा नाम दे दिया, अपना टाबर से अपना अधिकारी। तो ये एक और नई प्रेरणा मिल गई है। तो ये जुड़ा भी था, यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, यहाँ की जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए मेरे जैसे जो शिक्षा विभाग से प्रशासन में आया है उसके मन में वैसे ही आ जाता है कि कुछ इनके लिए किया जाना चाहिए। और अब जैसे कॉलेज एजुकेशन से जो यहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारा डिस्कशन होता ही है कि राजसमंद के बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए। जहाँ आपका प्रश्न है कि उन बच्चों को क्या करना चाहिए, तो जब किसी एरिया से लंबे दौर में कोई सिलेक्शन नहीं होता तो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए कोई प्रेरणा स्रोत नहीं होता, और उन्हें लगता है कि क्या वास्तव में मैं सही लाइन में तैयारी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्या जो मेरी तैयारी है वो मुझे सफलता तक पहुँचाएगी, क्योंकि मेरे आसपास तो कोई सफल व्यक्ति रहा नहीं है। तो वो कंफ्यूज रहता है और वो फिर दौड़ता है जयपुर की ओर, जोधपुर की ओर, उदयपुर की ओर, प्रयास करता है कि वहाँ कोई सफल व्यक्ति मिल जाए उसे और उसका जैसा मैं बन जाऊँ। लेकिन अब ये गैप पूरा हो गया है, अब उनको आसपास में दिखेगा। आमेर क्षेत्र में दिव्यराज जी
अच्छा उन्होंने कर दिया है, तो उन सभी लोगों के लिए वो बहुत प्रेरणा स्रोत हो गए। महेश जी ने कर दिया है, नेहा जी हैं, तो ऐसे में उन बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ में जो पुराने लेक्चर्स विजय भवन में करवाए थे, उनमें अगर वो उनको देखें तो एक दो बातें ऐसी निकल के आती। एक बात तो ये आती है कि जो स्कूल एजुकेशन में है, जो 11th-12th में है, 9th-10th में है, उनको अपना विजन अभी बना लेना चाहिए। इस तरह से बनाना चाहिए कि उनको आगे 5 साल बाद करना क्या है ये पहले से हो। जिस तरह से सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती है, जिस तरह से और डिपार्टमेंट अपने एनुअल प्लान बनाते हैं, उसी तरीके से स्टूडेंट को अपना एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाना चाहिए और अपना लक्ष्य जो है पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात है कि जैसे ही आप तय कर लोगे कि मुझे यहाँ से निकल के अहमदाबाद जाना है या दिल्ली जाना है, तभी आप तय कर पाओगे कि मुझे टिकट कौन सी प्राथमिकता कौन सी जगह का खरीदना है। आप अभी घर में हो, घर से निकल के बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो वो तय नहीं किया है। तो उन बच्चों के लिए जो स्कूल एजुकेशन में काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि आप लोग अपना लक्ष्य तय करो। लक्ष्य तय हो जाएगा, फिर आपकी प्लानिंग होगी, फिर रणनीति बनेगी, और वह एक समय चाहिए। मैं यहाँ कोट करूँगा, टीना मैडम जो है हमसे जुड़े थे विजय भव योजना में, उनसे मैंने एक प्रश्न किया था सभी बच्चों की तरफ से, और मैंने ये कहा था कि मैम आप बताएं, क्योंकि आप तो सबसे यंग जो है IAS ऑफिसर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरे टॉप देश में टॉप करना, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है। तो आप बताओ कि 11th-12th के बच्चों को, स्कूल एजुकेशन के बच्चों को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भी यही आंसर दिया था कि क्यों ना 9th, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन के पार्ट पर आप इतनी तैयारी कर लो कि जैसे ही ग्रेजुएट हो, आप 21 साल के होंगे और तुरंत आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, और एग्जाम दोगे आप सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसा इंतजार क्यों किया जाए उन स्कूल वाले बच्चों के लिए कि आप ग्रेजुएट होंगे फिर आप तय करोगे कि आपको कहाँ जाना है। तब तक तो बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी हो। रही बात कॉलेज एजुकेशन वाले बच्चों की, तो कॉलेज में आप जानते हैं कि कॉलेज में जाने के बाद में, और अब कोरोना टाइम में पढ़ाई का स्तर जो है बिल्कुल पिछड़ रहा है। हालांकि हमारा कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का ज्ञान सुधा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सक्सेसफुल रहा है, और लगभग 40,000 बच्चे उससे जुड़े हुए हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। तो कॉलेज एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनको अपना विजन इसी रूप में क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास समय कम है, और उनको तय करना पड़ेगा कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग सेक्टर में जा रहा है तो फिर बाद में वो चेंज करे और फिर प्रशासन में आना चाहे तो कितना लंबा समय लग जाएगा, लंबी दूरी हो जाएगी, घूम करके आना पड़ेगा, तो उसे तय करना पड़ेगा। रही बात विषय, कॉलेज एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि कंटेंट कहाँ से लाएँ, पढ़े कैसे, तरीका क्या हो। तो उसमें एक ही मैं बात कहूँगा कि अभी सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और दूसरी जगह पर, चाहे हम डिजिटल मीटिंग्स कहें या हम ऐसी मीटिंग्स कहें जहाँ कोई सीनियर्स हमें सलाह दे रहा है, गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास में आज कॉलेज के बच्चों के सामने ये चीज़ हो गई है कि ऑप्शंस हो गए जी। अब जब आप मार्केट जाते हो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, तो आप तय नहीं कर पाते हो कि कोई एक कौन सा लें। तो ऐसे में बच्चे को उस ऑप्शंस में से सिलेक्शन करते समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, उसे तुरंत पकड़ना चाहिए कि ये मुझे सफलता दिलाएगा और उसके पीछे लग जाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। वो जैसे मैं नवीन जैन सर की बात करूं, उनका शनिवार मोटिवेशनल वाला प्रोग्राम आता है, जो लोग सोसाइटी का जो सेगमेंट है, जो पार्ट है, जो उससे जुड़ा हुआ है, जो उसको देख रहा है उसको लाभ हो रहा है। तो ऐसे में किस व्यक्ति को फॉलो किया जाए, कौन हमें सफलता तक पहुंचाएगा, ये निर्णय उस व्यक्ति को ही लेना होता है, उस विद्यार्थी को, स्टूडेंट को ही लेना होता है। तो उसको ऑप्शंस में से एक का चयन करने के लिए जो है सतर्क रहना चाहिए। हालांकि हमने भी ऐसे कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा वही बनाया था कि विजयी भव से जो विजयी होकर गए हैं या जो विजयी हुए हैं उनको लेकर हम कुछ बात करेंगे। मगर यकीनन ये कार्यक्रम आज का, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी उनका आगे का जो विजन है उसको तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। मगर मैं फिर से एक बार विजयी जो होकर गए हैं उन तक आता हूँ। इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं उससे पहले कि क्योंकि अधिकारी बनते हैं, एक अलग तरह का एक दबाव भी अवश्य महसूस करते होंगे, इतनी सारी तमाम जिम्मेदारियां होती है, और उन जिम्मेदारियों में जब आपका नाम मैं लेता हूँ ना, तो फिर कई लोग आपको अधिकारी से इतर, कोई कवि भी मानता है, कोई मानता है कि सर सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, और कई बार हमको ट्रेडमिल पर गानों के साथ गुनगुनाते भी आप दिख ही जाते हैं, लेखन भी होता है। दर्शकों को भी बता दूं, गत वर्ष कोरोना में भी सर ने हमारे साथ डिजिटल धागे करके कुछ प्रोग्राम किए थे, जिसमें कि हास्य कवि भी हुए थे, सिंगिंग के कार्यक्रम भी हुए थे। तो सर, ये जो अधिकारी बन के जा रहे हैं,
ये लोग इन चीज़ों से साथ तालमेल बिठा सकें, ऐसा कुछ कोई टिप्स है क्या सर कि हाँ बस इन चीज़ों से जुड़े रहे, क्या कैसे क्या करें? देखो बात बड़ी स्पष्ट है और मज़े की है जी कि एक अधिकारी आखिरकार एक व्यक्ति होता है, एक इंसान होता है, तो आप उसको उस इंसान की जो इमेज है उससे केवल अधिकारी के रूप में तो नहीं देख सकते। उसे स्ट्रेस होता है और बल्कि सामान्य व्यक्ति से दुगना 4 गुना स्ट्रेस होता है और वर्कलोड भी होता है, टारगेट्स भी होते हैं, अपने आप को अपनी जहाँ सीट है उसके साथ जस्टिस भी करना होता है। ऐसे में अगर वो हमारी लाइफ को, अपनी लाइफ को बैलेंस करके नहीं चलेगा तो उसे कहीं ना कहीं झटका मिलेगा, कहीं हार मिलेगी, कहीं परेशानी मिलेगी। इसलिए इन सारी चीज़ों से इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक वो होता है अधिकारी जो अपने तक सीमित रहता है और अपनी गतिविधियों को अपने तक सीमित रखकर उसको एंजॉय करता है, आनंद लेता है और अपनी लाइफ को अच्छे से एक सेग्रीगेशन, एक अलग पार्ट पे जो है चलाता रहता है। और एक अधिकारी जो सोसाइटी के साथ मिलता है, आगे बढ़ता है। मुझे यहाँ टी.सी. बोरा जी का नाम याद आ रहा है, वो लोगों के साथ जुड़ते थे, कवि जो है कविताएं पढ़ते थे। यहाँ पराग जी चौधरी रहे हैं वीडियो, वो काम करते थे। तो मुझे लगता है कि जितनी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे गेम खेलिए आप या लिटरेचर में कहीं पार्टिसिपेट कीजिए या सोसाइटी के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, उससे क्या होगा कि आपको एक तो फ़ायदा मिलेगा कि सोसाइटी से इनपुट मिलेंगे, लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में, क्या कमियां मानते हैं, क्या सुझाव देते हैं, वो मिलेगा इनपुट। दूसरा ये है कि आप उनके साथ इन्वॉल्व हो सकोगे, अपनी स्ट्रेस को रिलीज कर पाओगे। आप कुछ ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराओगे तो लोगों को लगेगा कि पॉजिटिव गवर्नेंस की जा सकती है, नेगेटिव नहीं होती है। ज़्यादातर विजन क्या होता है कि ये मेरा काम नहीं कर रहा है, यहाँ मेरी फाइल अटकी हुई है, वो नहीं हो रहा है। आप आगे बढ़ो, उसको तो करो ही, अब आगे बढ़ो और उनकी पर्सनल प्रॉब्लम के साथ इन्वॉल्व हो जाओ। उनसे कहो अच्छा आप कवि हो, आप कविता करते हो, चलो 4 लाइन मैं भी सुना दूं, जरा बताना कैसी लिखी है। तो आपका अटैचमेंट हो जाएगा, आपका अटैचमेंट हो जाएगा। फिर आप मुझे बातों ही बातों में बताओगे कि सोसाइटी में ये कमी चल रही है सर, अगर आप इस पर फोकस करो तो बड़ा मजा आ जाए। तो मेरे लिए वो टारगेट हो जाता है। तो ये सभी अधिकारियों के लिए भी है कि जो नए बने हैं, जिनके लिए आप बार बार मुझे कह रहे हैं, मैं उन सभी अधिकारियों के लिए भी ये कहता हूँ कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाकर चले, क्योंकि अब उनको एक कंपनी में काम करने वाला कंपनी के दायरे में काम करता है और प्रशासन का दायरा जो है अनलिमिटेड है। तो उसे एक गरीब व्यक्ति से भी संपर्क करना है, उसका भी काम करना है, और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का भी काम करना है। तो ये जो पूरा जो रो है उसमें उसको ऊपर से नीचे और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दौड़ लगानी पड़ती है। तो बैलेंस करना पड़ेगा उसको। ये सर विजयी भव, क्योंकि बार बार नाम आ रहा है और जिस तरह से आप लोग इसमें डटे हुए थे, क्योंकि मैंने कल मैंने दिव्यराज सिंह जी से मिला, उन्होंने एक बड़ा ही मेरे को ऑफ द कैमरा, एक हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं किसी जॉब में था और मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं बार बार जयपुर जाकर तैयारी कर पाऊँ। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें आपने यहीं ऑर्गेनाइज कर दी। तो ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आपके साथी अधिकारी और उच्च अधिकारी किस तरह के हैं। उनका मोटिवेशन, उनकी प्रेरणा अगर हमें मिलती है, उनका साथ मिलता है, तभी आप इतनी बड़ी योजनाओं को अपने स्तर पर संचालित कर सकते हो। तो मैं थैंकफुल हूँ हमारे आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय का कि उन्होंने हर समय मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे गाइड किया कि किस तरीके से हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। सीओ मैडम का, जिनके नेतृत्व में आज जिला परिषद जो है हर क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल कर रही हैं, चाहे वो हम नरेगा की बात करें, PMAY की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, हर क्षेत्र में जिला परिषद बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे ADM साहब हैं, SP साहब हैं, सभी ने ये मुझे मोटिवेट किया कि आप जो काम कर रहे हो, इवन जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो भी लगातार मुझे आज तक मोटिवेट और थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। तो मुझे ये प्रेरणा मिली, माहौल मिला और लोगों का सपोर्ट मिला। और साथ में जो जयपुर और दिल्ली स्तर पे जो मेरे साथी हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे गुरुजन हैं, और चाहे वो हम अधिकारियों की बात करें या रिटायर्ड जो अधिकारी उनकी बात करें, तो उन सभी ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। मेरे लिए उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भाग लिया, जूम मीटिंग पे वो आए, 2-2 घंटे जुड़े। विभागीय अधिकारी का एक स्पेशलिस्ट हर डिपार्टमेंट से, चाहे रेवेन्यू हो, पुलिस हो, कोऑपरेटिव हो, सभी से अधिकारियों ने मुझे कोऑपरेट किया और उन्होंने अपना समय दिया। तभी एक 50 जो है सेशन की सीरीज हो पाई और इतने लोग जुड़ पाए। तो मैं पर्सनली उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उनके लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये मैंने शुरुआत में ही कहा कि विजय भव योजना से इतने लोग सेलेक्ट हुए, ये वास्तव में विजय भव योजना से सेलेक्ट नहीं हुए हैं। मेरा मानना है कि एक कैंडिडेट अपने लक्ष्य को 3-4 साल पहले तय कर चुका होता है।
और वो उसके लिए प्रयास भी करता है, मेहनत करता है, और उसका अपना समर्पण होता है, उसकी अपनी लगन होती है, और उसके साथ उसका त्याग होता है। और उस त्याग में हमने उसको आधे रास्ते में ज्वाइन किया और उसे कहा कि तू इधर मत जा, तू इधर चल, इधर चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, बस इतना काम किया है। और इस गाइडेंस में, ये सिखाने में कि इधर जाने में फ़ायदा है, मेरी एक बहुत बड़ी टीम रही और मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। बाकी एक अगर उसको कहें कि किस तरीके से किया, तो एक बहुत बड़ा वो प्लान था और उसको हम करते गए। उनके अगर शेड्यूल, उनके अगर ग्रुप, उनके व्हाट्सएप ग्रुप, उनके शेड्यूल और उनके मॉक इंटरव्यू, उनके ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू जो आपने देखे भी होंगे, तो उनको अरेंज करना, उसमें मैं उन लोगों को भी नहीं भूलूंगा जिन्होंने, स्पेशली नानालाल जी, उनको मैं कभी नहीं भूल सकता, जिनके बिना ये योजना चल ही नहीं सकती थी। उन्होंने हर रात को 10 बजे हो चाहे 1 बजे हो, उनको कोई सरोकार नहीं था कि ये आरएस बन रहे, कौन बन रहे, पर वो 1 बजे तक उस क्लास में अटेंड रहते थे, जुड़ते थे और अपने पर्सनल टाइम को मुझे दे रहे थे। टाइम देना सबसे कीमती है। साथ में अगर मैं ये कहूँ कि वो सारे स्टूडेंट जो जिनके घर का काम होता था, ये होता था, फिर भी वो 6:30 बजे जुड़ते थे, रात को 1 बजे तक जुड़े रहते थे। तो उनके परिवार के सदस्य सभी मिलके एक टीम से जो रिजल्ट आया है वो बनाए। और अगर एक लाइन में कहूँ तो ये है कि मेहनत और सारा जो क्रेडिट है वो सभी स्टूडेंट्स को, इनकी फैमिली को है, उनके जो टीम सपोर्ट है। मैंने कोऑर्डिनेट किया, लेकिन फिल्म मेरे नाम की रिलीज हो गई। ये है, तो मैं सभी को बधाई देता हूँ और मेरे साथी अधिकारी और उच्च अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, कार्यक्रम जो शुरू हुआ, मतलब मैं अगर बहुत कार्यक्रम से अगर कुछ छोटे छोटे पॉइंट निकाल कर अगर इसको आप तक पहुंचाऊं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने सभी टाबरों को कम से कम अब एक तो इतना विज़न समय पर तय करें ताकि वो विजयी भाव तक पहुँचे, विजयी भाव के माध्यम से विजयी होकर निकले, और जब वो अपने तमाम इन पदों की तरफ बढ़े तो वहाँ अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों के साथ साथ सर ने जो एक शब्द यूज़ किया था, आउट ऑफ द बॉक्स, उस आउट ऑफ द बॉक्स की चीज़ों को भी पकड़े और आखिर में जब शाम को सुकून से घर जाए, या समाज में जो एक वापस मैं सर का शब्द कोट करूँगा, पॉजिटिव गवर्नेंस, तो उसको भी बरकरार रखते हुए अगर अंदर की कुछ हॉबियाँ हैं, कुछ शौक़ है, कुछ गीत गज़ल कविताओं से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हमेशा बरकरार रखें। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर दिनेश राय जी सापेला, एसीओ जिला परिषद राजसमंद। इन्होंने न केवल जो सफल होकर अधिकारी बने हैं उनके लिए कुछ अपना अनुभव साझा किए, बल्कि जो लोग ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको भी अपने भविष्य के लिए थोड़ा गाइडेंस दिया। अगर आप में से किसी को लगता है कि आपको किसी भी प्रकार के गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप राजसमंद एक्सप्रेस संपर्क करें। हम पुनः कोशिश करेंगे कि ऐसे ही किसी व्यक्तित्व के माध्यम से आपको उन तमाम चीज़ों पर मार्गदर्शन दे सके, उन तमाम चीज़ों को क्लियर कर सके। अगली खबर लेते हैं हम केलवा से। केलवा जो तेरापंथ युवक परिषद है उससे जुड़ी हुई खबर है। उसके अध्यक्ष है मुकेश जी कोठारी। मुकेश जी कोठारी ने आज 2021 और 22 के लिए अपनी कार्यकारिणी का गठन किया। आज जो केलवा में तेरापंथ युवक परिषद से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में सर्वप्रथम तो अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के निर्देशानुसार यहाँ की केलवा कार्यकारिणी के 21-22 के मनोनीत अध्यक्ष श्री मुकेश कोठारी ने अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद राष्ट्रीय सह मंत्री से अभिषेक पोकरणा के सानिध्य में स्वयं शपथ ग्रहण उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया, उसका कार्यकारिणी का विस्तार किया, और कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए उस कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष श्री उज्ज्वल जी कोठारी, उपाध्यक्ष द्वितीय श्री खुशहाल बोहरा, मंत्री श्री सुमित सांकला, सह मंत्री श्री भावेश मेहता, सह मंत्री श्री गौतम कोठारी, कोषाध्यक्ष श्री जितेंद्र कोठारी, संगठन मंत्री श्री निखिल कोठारी, मीडिया प्रभारी श्री विकास गांग के रूप में अपनी पूरी कार्यकारिणी का चयन किया गया। और ये जब सारा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ, तो उस कार्यक्रम में जो वहाँ अतिथि थे, जो वहाँ पर मेहमान पधारे हुए थे इस अवसर पर, उसमें श्री बाबूलाल जी कोठारी, तनसुख जी बोहरा, दिनेश जी कोठारी, परमेश्वर जी बोहरा, बाबूलाल जी सिंघवी, नरेंद्र जी बोहरा, अनुवद समिति के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती कुसुम सांकला, तेरामंथ महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती बिंदिया सांकला, श्रीमती स्नेहलता बोहरा, ये तमाम अतिथि उस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम में जो तेरापंथ युवक परिषद है अखिल भारतीय, उसके सहमंत्री अभिषेक पोकरणा, शाखा प्रभारी श्री जितेश पोकरणा, सरगम राष्ट्रीय प्रभारी लक्की कोठारी ने जो निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं मुकेश जी कोठारी,
उन सभी के साथ उन तमाम पदाधिकारियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। अगली खबर भी केलवा से है। अगली खबर में जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया है कि केलवा के कांग्रेस के बड़े नेता है, उनको सुबह से अलग अलग नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं और इस मामले में ये बताया जा रहा है कि जो तमाम अलग अलग फ़ोन आ रहे हैं उसमें सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं। फिर जब हम हमारे सूत्रों से इस मामले की छानबीन की, इसमें खोज पड़ताल की, तो जो नाम निकल कर आए हैं, जो लोग अलग अलग नंबरों से फ़ोन कर रहे हैं, उसमें से कुछ नाम हमने खोज निकाले हैं, राजसमंद एक्सप्रेस की टीम ने खोज निकाले। वो नाम होते हैं मनीष पालीवाल, सुरेश भार्गव, परमेश्वर टेलर, अनिल पालीवाल, रतन सांवरिया, आशीष सिंह राठौड़, चेतन राठौड़, नवल देवड़ा, विनोद राव। और ये जो तमाम नाम और हमने जो पता किया, इन सभी से जानकारी करने की कोशिश की कि बार बार फ़ोन क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत बुलंद स्वर से कहा कि हम करेंगे क्योंकि हमारे नेताजी का बर्थडे है। तो ये तमाम नाम थे जो बार बार फ़ोन कर रहे थे। ये तमाम मित्र मंडली है मुकेश जी भार्गव की। मुकेश भार्गव कांग्रेस के अभी वर्तमान में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव है। आज उनका जन्मदिन है और उनकी जो तमाम नाम मैंने गिनाया ना, ये मित्र मंडली बड़ी खुशी से इनका बर्थडे हर साल मनाती है और उन्होंने कहा है कि राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से ये तमाम नाम उनको ढेरों 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 शुभकामनाएं दे रहे हैं और राजसमंद एक्सप्रेस की तरफ से भी मुकेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं आगे कोरोना के आंकड़ों की तरफ। कोरोना का आंकड़ा आज नए पॉजिटिव की संख्या 0 है, डेथ भी 0 है और अभी भी कुल एक्टिव बने हुए हैं 15। अगली खबर राजसमंद विकास अधिकारी श्री भुवनेश्वर सिंह जी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने राजसमंद सीओ निमिषा जी गुप्ता और एसीओ दिनेश राय जी सापेला के निर्देशानुसार केलवा और विनोल यहाँ पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। बीडीओ साहब ने आज स्वच्छता हेतु जो सीसी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से जैन क्वार्टर तक बनी है, उसका निरीक्षण किया। साथ ही सीमेंट, कंक्रीट, सड़क और नाली निर्माण आयुर्वेद औषधालय से पालीवाल मोहल्ला होते हुए करणपुरा रोड की ओर की जो जा रहा है, उसका सत्यापन किया। उसके साथ साथ विनोल ग्राम पंचायत द्वारा नव स्वीकृत सामुदायिक शौचालय को शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए और साथ ही वहाँ जो आंगनवाड़ी भवन है, उस आंगनवाड़ी भवन का निरीक्षण किया। मॉडल तालाब को पूर्ण जल्द से जल्द हो, ये इस प्रकार के निर्देश दिए गए और इस प्रकार से उन्होंने तमाम जो वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें थोड़ी तेज़ी लाने का एक कोशिश की, उनमें प्रयास किया कि ये जल्द से जल्द सारे काम पूर्ण हो सके। और ये तमाम ये जब कार्रवाई की जा रही थी, जब तमाम निरीक्षण किए जा रहे थे, तो उनके साथ उस वक्त ग्राम विकास अधिकारी अर्जुन सिंह राठौड़, उदयलाल जी गुजर, कनिष्ठ सहायक जितेंद्र गोयल, माया देशांतरी सहित गांव के गणमान्य लोग मौजूद थे। अगली खबर नाथुद्वारा से। नाथुद्वारा जहां पर पिछले कुछ दिनों से परम पूज्य संत श्री मुरारी बापू के द्वारा रामकथा सुनाई जा रही है और ये जो रामकथा का आयोजन हो रहा है उसमें वहाँ के श्रद्धालु तो आनंद ले ही रहे हैं, वहाँ के लोग तो आनंद ले ही रहे हैं, मगर उसके साथ ही राज्य के काफ़ी नेताओं का भी वहाँ आना जाना लगा हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले ही वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष और साथ ही राजस्थान के गवर्नर वो भी इस रामकथा का आनंद लेने पधारे थे। आज भी उसी क्रम में राजस्थान के काफ़ी बड़े नेता वहाँ जुटे और एक चार्टर्ड प्लेन के थ्रू वहाँ वो आए थे और उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, उनके साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, यूडीएच मंत्री शांतिलाल धारीवाल, सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आंजना, मंत्री राजेंद्र यादव, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, ये तमाम लोग सपरिवार मौजूद थे और उनके साथ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, रणदीप धनखड़ भी इस अवसर पर मौजूद रहे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उनके साथ विधायक दीप्ति माहेश्वरी, बलजीत यादव, ये तमाम लोग भी वहाँ पर मौजूद रहे। राजसमंद के प्रशासनिक अमला भी उस वक्त वहीं मौजूद रहा। और जैसे कि आपको जानकारी दे दूं कि कल इस रामकथा का अंतिम दिन है, कल इस रामकथा का समापन हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। सवाल जवाब में शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक बार ज़रूर ये आग्रह कर दूंगा कि आज जो हमने ये एक इंटरव्यू दिखाया है, अगर आपके प्रियजनों में, परिचितों में अगर कोई ऐसे लोग हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उनको ये ज़रूर भेजें, उनके लिए काफ़ी उपयोगी ये साबित होने वाला है। दूसरा आग्रह ये है कि अगर अपने जन्मदिन या किसी प्रकार की सफलता की शुभकामनाएं, अपनी फर्म का कोई भी प्रमोशन आप हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो वो भी बड़ी वाजिब दरों पर हम कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। और अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। कल मैंने सवाल पूछा था, 2 आपको हमने योजनाएँ बताई थी अपनी खबरों में और उनमें जो इनामी राशि का जिक्र था, हमने पूछा था क्या क्या इनामी राशि होती है। तो और सबसे पहला जो सही जवाब भेजा है
वो नया चेहरा हमको मिला है एक विजेता के रूप में, वो होता है दुर्गेश पालीवाल। दुर्गेश जी खुद एक टैक्स के सलाहकार है, तो हम मान सकते हैं कि क्योंकि सवाल में कुछ धनराशि का जिक्र था, तो वो यकीनन जल्दी से खोज के हमको उन्होंने भेज दिया होगा। तो बहुत बहुत बधाई दुर्गेश जी पालीवाल को। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ, और फिर से आज एक कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आने वाले दिनों में कुछ और सवाल लेकर आएंगे, मगर आज फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारा पूरा एपिसोड देखें, और पूरा एपिसोड देखने के लिए उसमें जो जवाब आपको खोजना है, वो जवाब आपको ये खोज के लाना है कि विजयी भव जो ये एक योजना थी जो डॉक्टर दिनेश राय सापेला जी के द्वारा चलाई गई थी, उससे पहले इन्होंने बच्चों को पढ़ाई को लेकर एक योजना और चलाई थी। उस योजना का उसमें जिक्र है, उस योजना का उसमें नाम है। आपको वो खोजना है कि उस योजना का नाम क्या था। जल्द से खोजिए। खबरें अगर आप चाहें तो हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जवाब भी भेजिए। और साथ ही मैं विदा लूँ उससे पहले आपको एक राजसमंद एक्सप्रेस के नए कार्यक्रम से रूबरू करवा दूँ, छुपा रुस्तम, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि राजसमंद के अलग अलग लोगों के अलग अलग टैलेंट हम आपके सामने लाए, और उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम डांस के साथ। इसको होस्ट कर रही है दिशा पालीवाल, और ये कार्यक्रम अगले शुक्रवार दोपहर 12 बजे टेलीकास्ट होगा। आप अगर चाहें कि अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको अगर डांस का शौक़ हो, तो उनका 1.5 से 2 मिनट का एक डांस का वीडियो बनाकर हमें भेजें। हम एक कोशिश करेंगे कि वो अगर चयनित होता है, अंतिम 7 में वो अगर पहुंचता है, जिनका एक वीडियो बनाया जाएगा और पब्लिक वोटिंग से उनका विजेता का फैसला होगा, तो आप ज़रूर अपने बच्चों के वीडियो हमको भेजिए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।